सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आरपीएससी का जो हमारा आरएएसएसआई का बैच चल रहा है जिसमें अपने भारत का इतिहास जो आपके सिलेबस में दे रखा है, आप देख सकते हो सिलेबस में आपके टॉपिक में जो जितने भी वंश दे रखे हैं इंपॉर्टेंट भारत के, तो उसमें अपने जो दक्षिण भारत के वंश है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अपने आज पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वही इसमें ली गई है, फालतू का कुछ नहीं लिया गया। बाकी इसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले अपने जानेंगे चोल एम्पायर के बारे में, कहाँ फैला हुआ था। देखो दक्षिण भारत का है तो दक्षिण में फैला होगा, तो लाइट पिंक कलर में आपको ये दिख रहा होगा, तो ये पूरा चोल एम्पायर है, चोल वंश है, ठीक है। और अब अपने स्टार्ट करते हैं चोल वंश के बारे में, इतिहास के बारे में। देखो सबसे पहले वही बात, जो संस्थापक कौन है, कि चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। ये स्थापना की जाती है विजयालय के द्वारा। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा। इसका शासनकाल 850 से 887 ईस्वी या एडी तक रहता है। राजधानी इसके टाइम होती है तंजाई, जिसे तंजौर या तंजाउर, इन तीनों में से एक नाम से जाना जाता था। ये कोई भी इनमें से नाम आ सकता है। और इसका वास्तुकार मानते हैं कुजरमल्लन राजराज पेरुथच्चन को, ठीक है। ये बहुत लंबा नाम है, एक आधा आप याद रख लेना इसमें से। विजयालय ने जो नरकेसरी की उपाधि धारण की, तो जो विजयालय उपाधि धारण करता है वो नरकेसरी की होती है। उपाधि का नाम आपको याद रखना है, अलग अलग राजा इसमें अलग अलग उपाधियां धारण करेंगे आगे। और जो मंदिर बनाता है विजयालय, वो निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर यहाँ पे विजयालय के द्वारा बनाया जाता है। फिर बात करते हैं, अगला शासक आता है आदित्य प्रथम। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। अब आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि चोलों का स्वतंत्र राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आदित्य प्रथम का नाम आएगा। और पल्लवों पर विजय पाई थी इसने। और आदित्य प्रथम ने फिर उपाधि कौन सी ली? कोदंड राम की उपाधि धारण करी। किस पे? पल्लवों पर विजय पाकर। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है प्रांतक फर्स्ट प्रथम। तलोकम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश आते हैं कृष्ण तृतीय, इनसे ये पराजित हो जाता है। ये प्रांतक ध्यान रखना, पराजित होता है, जीतता नहीं है। और इसका एक बड़ा लड़का होता है राजादित्य, यह भी इस युद्ध में मारा जाता है, तकोलम के युद्ध में। फिर हम बात करते हैं राजराज प्रथम की। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजराज प्रथम ही आता है। श्रीलंका पर ये कब्जा करते हैं और वहां के राजा होते हैं महिम फिफ्थ। ये क्या करते हैं कि जो श्रीलंका की ही दक्षिण में फिर इनको शरण लेनी पड़ती है, रोहन नामक जगह में। और राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बना लिया था। और उस प्रांत का नाम था मुमिड़ चोल मंडलम। और राजधानी भी अलग बना दिया था, पोलन रुआ को राजधानी बना दिया था। और जो राजराज प्रथम था ये था शैव धर्म का अनुयायी। और तंजौर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है एग्जाम की दृष्टि से। फिर हम बात करें नेक्स्ट राजेंद्र प्रथम की। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी के समय होता है। सर्वाधिक अगर विस्तार की बात करें तो इसी के समय होता है, राजेंद्र प्रथम के समय। और उपाधि कौन सी लेता है? ये गंगेकोंड चोल की उपाधि लेता है पाल शासक महीपाल को हराकर। जो पाल वंश का शासक महीपाल है उसको हराकर ये गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण करता है। उपाधि याद रखना, कंफ्यूजन मत होना, अलग से लिख लेना सारी उपाधि को। फिर एक ये नवीन राजधानी बनाता है गंगेकोंड चोलपुरम, और जो कि चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी उसके पास निर्माण भी करवाता है साथ में। फिर अब क्या है कि चोल काल में जो चोल साम्राज्य था उस समय अलग अलग भूमियों के नाम थे। अब देखो साउथ के नाम उस टाइप के ही होंगे। वेलन वगाई जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, वो वेलन वगाई कहलाती थी। ब्रह्मदेह नाम से स्पष्ट है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई ब्रह्मदेह कहलाएगी। शाला भोग की बात करें तो किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि, देखो शाला पाठशाला, तो ये आराम से याद रख सकते हो। देवदान या तिरुन्नमडक्कनी मंदिरों को उपहार में दी गई देवदान कहलाएगी।
पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पल्ली चंदम जो भी जैन संस्थान है उनको दान दी गई भूमि पल्ली चंदम कहलाएगी। फिर नेक्स्ट जो आता है वो राजेंद्र द्वितीय होता है, जो प्रकेसरी की उपाधि धारण करता है। और फिर वीर राजेंद्र जो उपाधि धारण करता है वो राज केसरी की करता है। फिर राजेंद्र तृतीय आता है, तो ये याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये होता है दोस्तों चोल वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय, ठीक है। और पहली स्थापना विजयालय के द्वारा की गई। तो ये दोनों तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में बताते हैं, जो चोल वंश है इसमें क्या विशेषता थी। देखो, जो चोल व पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापना करने के लिए गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने यहाँ पे मध्यस्थता निभाई थी, ये बात भी बताई जाती है। चोल और चालुक्य में जो मध्यस्थता निभाई गई है वो जयकेश प्रथम के द्वारा, जो कि गोवा के शासक थे। फिर एक कुलोत्तुंग द्वितीय आते हैं, जो चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज या भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा देते हैं। फिर बाद में एक वैष्णव आचार्य आते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, रामानुजाचार्य। ये इस मूर्ति का, उस मंदिर की मूर्ति का पुनरुद्धार करते हैं और तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है मूर्ति को। अब कुछ पॉइंट हैं, देखो, जो पदाधिकारी होता था, उच्च पदाधिकारी चोल प्रशासन में भाग लेने वाला, उसको क्या बोलते थे, तो पेरू नंदरम उसको बोलते थे। शेरू की बात करें तो निम्न श्रेणी के पदार्थ, पेरू उप श्रेणी का, शेरू निम्न श्रेणी का। फिर उड्डन कुट्टम क्या होता था, जो सदा राजा के पास रहने वाला उत्तराधिकारी है, जो हमेशा राजा के पास रहता था, वो उड्डन कुट्टम कहलाता था। अब क्या है कि जो पूरा चोल साम्राज्य था, जितना भी हमने देखा दक्षिण भारत में फैला हुआ है, ये 6 प्रांतों में था, जैसे अपने राज्य है, तो उस प्रांतों को क्या कहते थे, उन प्रांतों को कहते थे मंडलम। मंडलम आगे विभाजित था, किसमें, कोट्टम में। जैसे राज्य आगे जिलों में विभाजित होता है, जिले फिर तहसीलों में, तहसील कोट्टम के बाद नाडु, नाडु के बाद कुर्रमों में विभाजन था। जैसे अपना अभी स्थानीय स्वशासन चल रहा है, सेम वैसे ही लगभग कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब नाडु की स्थानीय सभा नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहते थे। एक जाति थी बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। कौन सी जाति, बेल्लाल जाति को। और जो मुंदवेलन है वो किसे कहा जाता था, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान मुंदवेलन कहलाता था, जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता था। और स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। अभी भी देखो अपने स्थानीय स्वशासन अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायतें हैं सारी, ये भी हमें हमारे भारत की विशेषता है। उर की बात करें, जो सर्वसाधारण लोगों की समिति है वो उर कहलाती थी। इसका काम क्या होता है, बात आती है काम की। देखो, जो सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना इनका कार्य होता था। तो उर सर्वसाधारण लोगों की समिति। फिर बात करते हैं सभा या महासभा। मूलतः अग्रग्राहों ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी, वो सभा या महासभा कहलाती थी। सदस्य इसके नाम को पेरू मक्कल कहते थे, जो इसके सदस्य होते थे उसमें पेरू मक्कल कहते थे। और जो समितियां थी वो वरियम कहलाती थी। बैठक गांव के मंदिर के निकट तालाब के किनारे होती थी। और व्यापारियों की सभा होती थी, उसे नगरम कहते थे उस समय में। चोल काल में देखो जो भूमिकर था ये लगभग सेम ही था, सभी में हमने पढ़ा 1/3 था, 1/3। और चोल सेना का सबसे संगठित अंग था वो था पदाति सेना। ये सबसे संगठित अंग बताते हैं चोल साम्राज्य का। और अब देखो कुछ अभिलेखों के अनुसार है ना, सभा की सदस्यता के लिए, जैसे अब अपने राष्ट्रपति पढ़ते हैं, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो जरूरी होते हैं कुछ, जैसे उम्र वगैरह, तो इस टाइम में क्या है कि उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की अगर आपको सदस्यता लेनी है तो आपके जो ऐसी भूमि के स्वामी होने चाहिए जो भू राजस्व वसूला जाता हो उस भूमि से, मतलब आप टैक्स पेयर हो, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उम्र 35 से 70 वर्ष, वेदों का आपको ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की भी अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। और पिछले 3 सालों में अगर आप समिति के सदस्य रहे हो तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये कुछ बातें थी सभा का सदस्य बनने के लिए। अब कलंजू क्या है, चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था।
ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलंजू पूछा जा सकता है। तो चोल काल में जो सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन्हें कहा जाता था कलंजू। एक तमिल कवि आते हैं जैन गोंदर, जिनकी रचना होती है कलिंग तुपर्णी, ठीक है, सॉरी, कलिंग तुपर्णी इनकी रचना होती है। यह कुलोतुंग प्रथम का राज कवि था, मतलब इसके समय ये था जय गोंदर। और तमिल साहित्य के 3 रत्न आते हैं, फिर कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न पढ़ेंगे। तो जो तमिल साहित्य के 3 रत्न है वो कम्बन, ओटकुट्टन, पुंगलेंदी, ये 3 हैं। और कन्नड़ साहित्य के बात करें तो पंथ, पोन और रन, इसके त्रिरत्न आते हैं। अब देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है कि जो नटराज की प्रतिमा मिली है तो वो चोल कला का ही सांस्कृतिक सार है या निचोड़ कहा जाता है, जो नटराज की प्रतिमा। और चोल जो की कांस्य प्रतिमाएं हैं, संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ कांस्य की प्रतिमाओं में गिनी जाती है, जो चोल साम्राज्य के टाइम कांस्य की प्रतिमाएं थी। एक शैव संत आते हैं ईशान शिव पंडित, जो राजेंद्र प्रथम के यहाँ पे गुरु थे। और जो चोल काल था वो 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कावेरी पट्टनम, याद रखना, कावेरी पट्टनम, जो 10वीं शताब्दी में चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अब फिर बात करते हैं तनियर की। यह बहुत बड़ा गांव है जो इकाई के रूप में शासित था, उसे तनियर कहा जाता था। अब आप देख सकते हो, ये कांसे की नटराजन की मूर्ति है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी भी कुछ अवार्ड के रूप में भी सबको दी जाती है इसकी रिप्लिका वगैरह। और चोलों की जो राजधानी के कालाक्रम के अनुसार पहले उरेयूर, फिर तंजोड़, फिर गंगेकोंड, चोलपुरम और कांची आती है। फिर एक बगान समिति होती थी जो चोल काल में सड़कों की देखभाल रखती थी, उसे बगान समिति कहा जाता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि बगान समिति का क्या कार्य था, जो सड़कों की देखभाल। तो बगान के मतलब ऐसे मत कर देना कि बागों वगैरह की, सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। तो ये आपका दोस्तों चोल वंश है, चोल साम्राज्य कंप्लीट होता है। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।